गाइस लास्ट क्लास का जो वर्क फ्लो है वो मैं एक बार चैट पे शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ये यूज कर सकते हो इन केस पिछले क्लास का है नहीं वर्क फ्लो। लेट मी नो जब ये खुल जाए देन वील स्टार्ट द सेशन। सर जस्ट एक चीज़ कंफर्म करनी है। अगर वो लास्ट वाला हमने जो वर्क फ्लो बनाया वो है तो उसके आगे ही काम करें या आपके ये वाला खोलें? और लास्ट वाला यूज कर लो। ओके। एक बार ही बता देना जब ज्वाइन कर लोगे वर्क फ्लो शेयर कर दूंगा। जस्ट अ क्विक recap last week, last सेशन में we covered multi field formula and आप कैसे मल्टीपल रोज को फॉर्मेट कर सकते हो into their required format using one tool instead of many tools. सो इसके लिए हमने एक नई चीज जो पढ़ी थी दैट वाज regex regex and date time specifiers एंड इन प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी सिंटैक्स होता है ये आपका कॉमन रहता है इन एनी टेक्नोलॉजी जिसमें आप ये यूज करोगे। तो मोस्टली regex पाइथन एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट इन पावर क्वेरी। सिंटैक्स सेम ही रहेगा बस उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। तो फंक्शंस जो यूज होते हैं दे मे बी डिफरेंट बट इसका सिंटैक्स स्टैंडर्ड रहता है। सेम गोज फॉर डेट टाइम स्पेसिफायर्स, इनका भी सिंटैक्स स्टैंडर्ड रहता है चाहे आप इसको पावर बीआई में यूज करो टैबलो में यूज करो कहीं पे भी। सो आई ऑल्सो शेयर्ड अ लिंक पिछले ही वर्क फ्लो में आई थिंक होगा अटैच। डेट टाइम स्पेसिफायर्स के क्या क्या अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जो ऑल्ट्रिक्स में सपोर्टेड है। एंड जब भी आप कभी कोई वर्क फ्लो बना रहे हो एंड यू यूजिंग डेट टाइम स्पेसिफायर्स एक बार ही मेक श्योर कि अगर कोई एरर आता है तो मेक श्योर टू चेक दैट रेफरेंस पेज क्योंकि हर वर्जन के साथ कुछ ना कुछ कीवर्ड्स डेप्रिकेट हो जाते हैं तो वो अनसपोर्टेड हो जाते हैं। सो उनका उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट होगा यू कैन यूज दैट। एंड regex काफी स्टेबल है तो इसमें इतने चेंजेस नहीं आते। सो एक बार ही आपको इसका सिंटैक्स समझ आ गया देन इट्स गुड टू यूज इन एनी टेक्नोलॉजी। सो स्टार्टिंग विद टुडेज सेशन, आज हम लोग कवर कर रहे हैं और फाइंड रिप्लेस टू। ये आपको जॉइन कैटेगरी में मिल जाएगा। सो हमारा टास्क ये था कि वी हैव फॉर्मेटेड फर्स्ट नेम सरनेम प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी along with order date and sale। पर अभी भी हमारा जो एड्रेस वाला कॉलम है वो थोड़ा अनफॉर्मेटेड है अनस्ट्रक्चर्ड है। हमें इसे क्लीन अप करना है। सो इसमें जो हमें क्लीन अप करना है वहाँ पे व्हाट वी वांट टू डू इज एक बार इसकी वैल्यूज देख लेते हैं अलग अलग।
राइट। सो इसमें हमें जो फॉर्मेटिंग करनी है, यू विल फाइंड अपार्टमेंट नंबर 4 बिल्डिंग नंबर 3। ये फुल एड्रेस है। इसके साथ में एक और एड्रेस दे रखा है, APT4 BLDG3। एंड इफ यू नोटिस इन द डेटा, ये दोनों सेम ही कस्टमर के एड्रेस हैं, राइट। तो इनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। पर डेटा एंट्री के टाइम पे अलग अलग ऑपरेटर्स ने अलग अलग तरीके से इसको कर दिया। सो वी वांट टू स्टैंडर्डाइज दीज वैल्यूज, ताकि ये सेम ही रहे, और इनके ऊपर अगर हमें एनालिसिस करना हो तो दे आर नॉट ट्रीटेड एज डिफरेंट वैल्यूज। सो इसमें हमें करना क्या है चेंजेस, कि जहाँ पे भी APT दिखता है हमें, वी वांट टू रिप्लेस इट विद अपार्टमेंट नंबर 4, मतलब सॉरी अपार्टमेंट नंबर। जहाँ पे भी BLDG दिखता है हमें, वी वांट टू रिप्लेस इट विद बिल्डिंग नंबर। ठीक है। सो साइड बाय साइड इसको बना भी लेते हैं। सो APT दिखता है, वी वांट टू रिप्लेस इट विद अपार्टमेंट नंबर। सिमिलरली अगर BLDG दिखता है हमें, इसको हमें रिप्लेस करना है इनटू बिल्डिंग नंबर। लाइकवाइज हमारे पास एक एड्रेस आ रहा है, Unit 4 BLK BLDG 10। तो दिस इज ब्लॉक बिल्डिंग 10, राइट। सो BLK वार्ड हमें कहीं पे भी दिखता है। यहाँ पे भी इन फाइंड एक और एड्रेस है, ब्लॉक A बिल्डिंग 5, राइट। तो ये वाले तो हमने खैर कवर कर लिया कि BLDG को बिल्डिंग से रिप्लेस करना है, BLK को ब्लॉक से रिप्लेस करना है। सो अनदर थिंग इज BLK है ब्लॉक। Likewise, we have AV, AVE. तो दिस इज शॉर्ट फॉर एवेन्यू। हमें जहाँ पे भी एव दिखता है, इसको रिप्लेस करना है विद एवेन्यू। सेम गोज फॉर स्ट्रीट एज वेल। तो ये यहाँ पे STRT लिखा हुआ है, इसको हमें स्ट्रीट से रिप्लेस। तो जैसे अभी वाले केस में वी आर फिगरिंग दीज वैल्यूज आउट मैन्युअली, बट जब आपको डेटा मिलेगा तो आपको यूल बी स्पेसिफाइड हाउ इट हैज टू बी फॉर्मेटेड, राइट। तो हमें ये खुद से फेच आउट नहीं करना पड़ेगा अभी, क्योंकि थोड़ा छोटा केस है, इट्स एन इंट्रोडक्टरी केस, तो इसलिए वी आर फिगरिंग दीज थिंग्स आउट ऑन आवर ओन। बट जनरली अगेन, व्हेन यू आर गिवन डेटा, उसका आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे उसे फॉर्मेट करें। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफाइंड, हमें बस उसको इम्प्लीमेंट करना है एज डेटा इंजीनियर्स। ठीक है। सो ये हमने रेफरेंस अपना बना लिया कि दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन वी वांट टू अप्लाई ऑन एड्रेस कॉलम। तो ये चीज को हम क्या करते हैं, ये चीज हमें अब ऑल्ट्रिक्स में भी कहीं पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। एंड ऑल्ट्रिक्स में आपने नोटिस करा होगा कि इसका जो बेसिक यूनिट है, जिस चीज पे ये काम करते हैं, वो होता है एक टेबल। तो ऑल्ट्रिक्स में आपका एक सेल वैल्यू कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स ऑलवेज अ टेबल, राइट। तो यही चीज को हमें अपने वर्कफ्लो में एज अ टेबल डिफाइन करना होगा। तो हम एक टेबल बना लेते हैं अपने खुद की। वी विल यूज टेक्स्ट इनपुट टूल फॉर दिस। और इसमें दो कॉलम बना देते हैं, एक तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें उसको किससे रिप्लेस करना है। सो वी हैड 5 वैल्यूज। पहला है अपार्टमेंट, इसको रिप्लेस करना है विद अपार्टमेंट, अपार्टमेंट नंबर। नेक्स्ट है BLDG, इसको रिप्लेस करना है विद बिल्डिंग नंबर। BLK को रिप्लेस करना है विद ब्लॉक, सॉरी, BLK। एव को रिप्लेस करना है विद एवेन्यू, और STRT को रिप्लेस करना है विद स्ट्रीट। ठीक है, ये टेबल बनाओ। केस पेन से भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो ये थोड़ा एक आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, उसका भी सी क्यों केस पेन यूज नहीं करें। थोड़ा क्लियरली आपको जब बना लोगे तब समझ में।
एक बारी मुझको बता भी देना वंस यू मेड द टेबल, फिर विल मूव फॉरवर्ड। डन सर। सो हमने ये बता दी कि हमें क्या चीज को किससे रिप्लेस करना है हमारे डेटा में, राइट। अब लाते हैं हम लोग फाइंड रिप्लेस टूल। राइट, एक बार आप फाइंड रिप्लेस टूल ले आते हैं। यू कैन सर्च फॉर इट और यू कैन गो टू द जॉइन कैटेगरी, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। सो फाइंड रिप्लेस जैसे एक्सेल में आपका कंट्रोल एच शॉर्टकट है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये आपके डेटा टेबल में जहाँ पे भी हम लोग एक कॉलम बता देंगे इसको, इन दिस केस यहाँ पे कॉलम वाइज काम करता है। एक्सेल में आपका क्रॉस द टेबल काम करता होगा। तो इन ऑल्टेक्स भी है कि कौन से कॉलम में हमें क्या वैल्यू ढूंढनी है, वो हमने फाइंड में स्पेसिफाई कर दिया क्विक रेफरेंस के लिए। इजीली अंडरस्टैंडेबल है, नाम आपके चेंज हो सकते हैं इस टेबल में। सो मुझे फाइंड करनी है ये वैल्यू एपीटी। अब ये जो एपीटी की वैल्यू है, इट कैन बी एनीवेयर इन माय सेल वैल्यू। स्टार्टिंग में भी हो सकती है, एंड में हो सकती है, बीच में कहीं पे भी हो सकती है। जैसे यू नोटिस ब्लॉक का जो पोजीशन है, ब्लॉक हमारा स्टार्टिंग में भी आ रहा है और बीच में भी आ रहा है। तो जहाँ पे भी मुझे ब्लॉक दिखता है मेरे डेटा में या इस कॉलम में, मुझे उस सिर्फ ब्लॉक बीएलके को रिप्लेस करना है विद ब्लॉक। ठीक है। लाइकवाइज मुझे जहाँ पे भी एवीई दिखता है, आई वांट टू रिप्लेस दैट विद एवेन्यू, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, कहीं बीच में हो, कहीं पे भी। ठीक है। सो फाइंड रिप्लेस टूल लाके इसमें आई फाइंड आपके टोटल 3 एंकर्स हैं इस टूल में, 2 इनपुट एंकर्स और एक आउटपुट एंकर। तो ये जॉइन कैटेगरी में इससे आते हैं क्योंकि हम इसमें दो टेबल्स को कंबाइन करते हैं एक तरीके से। कंबाइन आपका जनरल सेंस में नहीं हो रहा कि जैसे मान लो हम लोग यूनियन या ज्वाइन करते हैं वो, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ज्वाइन नहीं हो रहा। एक तरीके से टेबल्स मर्ज हो रही है या ओवरलैप कर रही है। ठीक है। सो एक आपका इनपुट एंकर है एफ, विच इज फॉर फाइंड, कि हमें कौन सी टेबल में फाइंड करवाना है, ढूंढवाना है। और एक है आपकी आर टेबल, विच इज रिप्लेस टेबल। ठीक है। सो रिप्लेस में हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं जो हमने टेबल अभी बनाई है वो, एंड फाइंड में वी विल कनेक्ट द डेटा टेबल जिसमें हमने फॉर्मेटिंग लगी है। एंड अभी इसकी जो पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है हम वही रहने देंगे। बस इसमें एक चीज चेंज करेंगे हम लोग। वी वांट टू फाइंड विद इन फील्ड एड्रेस। एड्रेस में हमारी वैल्यू जो हमें रिप्लेस करवानी है, फाइंड हमें क्या करना है, तो रिप्लेस वाली टेबल में जो फाइंड कॉलम में वैल्यू स्पेसिफाइड है, हमें वो एड्रेस कॉलम में ढूंढनी है। एंड इनको रिप्लेस करना है विद द वैल्यूज इन रिप्लेस फील्ड इन आर रिप्लेसमेंट टेबल। ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर करके ऐसे ही रन कर दो बस कॉलम, और एक बारी फाइंड रिप्लेस का आउटपुट देख लो। ठीक है, एक बारी आउटपुट कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। सो हमारी जो ओरिजिनल टेबल थी उसमें आई थिंक रो 4 पे आ रहे APT 1, पर जब मैं आउटपुट टेबल देखना तो वो अपार्टमेंट नंबर 1 है। तो कुछ कुछ जगह पे मेरे चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ जगह पे नहीं कर रहे। जैसे अभी भी जो मेरा फर्स्ट रो है उसमें अभी भी APT 4 ही दिखा रहे हैं इंस्टेड ऑफ अपार्टमेंट नंबर 4। उसके अलावा और कहाँ पे चेंज हुआ है इसमें, कुछ कुछ जगह पे चेंज हुआ है बेसिकली, विल फाइंड। राइट, जैसे नीचे ही काफी सारी रोज में चेंजेस आ गए हैं, पर हमें चाहिए ये सारी रोज में आ जाए चेंज। ठीक है। सो थोड़ा सा इसको कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग। तो इन योर कॉन्फ़िगरेशन विंडो आपको एक ऑप्शन मिलेगा केस इनसेंसिटिव फाइंड का, उसे चेक करके रन करो। सेम ही टूल में कर लो। सर। सर। यस।
सिर्फ फाइंड वैल्यू में जो आपका फाइंड आ रहा है, मेरे में फील्ड 1 या फील्ड 2 आ रहा है। आपको हेडर्स चेंज करने होंगे, तो आप अगर इस फील्ड वन वाली सेल पे क्लिक करोगे, वी चेंज द हेडर। ओके। ठीक है। तो आफ्टर एनेबलिंग केस एंड सेंसिटिव फाइंड, हमारी सारी वैल्यूज चेंज हो गई, पर इसमें एक दिक्कत आई है। तो जैसे हमारे पास सारे ये एक सेकंड, वी हैव अ वैल्यू एवेन्यू की, एक बार देखते हैं। जो टेबल था उसमें रो 15 में यूनिट 3 55 एवेन्यू लिखा हुआ है, तो ये तो फुल एड्रेस है, इसमें मेरे को चेंज नहीं करना। बट जो मेरा फाइंड रिप्लेस का आउटपुट है, उधर क्या हुआ, यूनिट 3 55 एवेन्यू न्यू हो गया ये। क्योंकि इसने क्या करा, एक तो केस इनसेंसिटिव फाइंड है, केस इनसेंसिटिव फाइंड है, तो इसने क्या करा, एवी इसने देखा, उसको इसने रिप्लेस कर दिया विद एवेन्यू, और ये वाला जो पार्ट था वो आपका एज इट इज रह गया। तो हमें ये चीज भी वो करवानी है, स्किप, राइट। सो हम क्या करते हैं, इसमें एक और ऑप्शन है, मैच होल वर्ड ओनली, वो चूज कर लेते हैं, और आप इसको रन करते हैं। ठीक है। सो अब एवेन्यू जैसा था फुल फॉर्म वैसे ही है, पर जो दूसरी जगह पे देख सकते हैं कौन से पे आ रहा था, ये एव, और 11th वाली रो पे आ रहा है एव, विच इज रिप्लेस्ड विद एवेन्यू, एंड सेम गोज फॉर स्ट्रीट। और जो हमारा ओरिजिनल था वैल्यू 15 पे, 15th रो पे, वो अनऑल्टर्ड है। ठीक है। सो फाइंड एंड रिप्लेस कैसे काम करता है कि आपकी एक सेल में स्टार्टिंग में, एंड में, या कहीं पे भी, तो ये आप यहाँ पे कंफिगर कर सकते हो, बिगिनिंग ऑफ फील्ड, एनी पार्ट ऑफ फील्ड, एंटायर फील्ड, इट विल फाइंड द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द फाइंड कॉलम ऑफ योर रिप्लेस टेबल। ठीक है। तो जो दूसरी आपकी रेफरेंस टेबल होगी या रिप्लेस टेबल है, उसके फाइंड कॉलम में ये वैल्यूज ढूंढेगा इन आर ओरिजिनल टेबल जो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसके जो भी कॉलम आप स्पेसिफाई करोगे उसमें, एंड इट विल रिप्लेस दैट वैल्यू अगर मिलती है तो विद द रिप्लेसमेंट वैल्यू, जो अगेन हमने रेफरेंस टेबल में डिफाइन करी। ठीक है। इसके बस ये तीन मोड्स हैं। एक तो है बिगिनिंग ऑफ रीड, जो क्या करते हैं कि आपका जो फाइंड वाली वैल्यू है, वो सिर्फ हमेशा स्टार्टिंग में ढूंढता है। अगर हम बिगिनिंग ऑफ फील्ड चूज कर लें, एनी पार्ट ऑफ फील्ड क्या करेगा कि कहीं पे चाहे स्टार्टिंग में आ रहा हो, बीच में आ रहा हो, एंड में आ रहा हो, वो सारों को ही रिप्लेस कर देगा जितनी बारी भी आ रहे हैं। एंटायर फील्ड क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस सेल में, या इसकी जो नॉर्मल ओरिजिनल वैल्यू लिखी थी, ये है वैल्यू। ठीक है। सो बिगिनिंग ऑफ फील्ड अगर मैंने चूज करा, तो ये मेरा अपार्टमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, अपार्टमेंट नंबर से, पर DLDG नहीं रिप्लेस होगा। अब एनी पार्ट ऑफ फील्ड चूज करें तो अपार्टमेंट नंबर ये रिप्लेस हो गया, और ये भी बिल्डिंग नंबर से रिप्लेस हो जाएगा। एनी पार्ट ऑफ फील्ड इसको जो भी मिलता है मैच कर लेगा। और अगर मैं इंटायर फील्ड करता हूँ तो ये अनऑल्टर्ड रहेगा, क्योंकि इंटायर फील्ड का सॉरी, हाँ, इंटायर फील्ड का मतलब क्या है कि पूरे सेल में मेरी बस ये वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो रिप्लेस हो। तो यहाँ पे, हाँ, मतलब जो एक वैल्यू है, या तो APT हो या फिर BLTG हो, तो मतलब एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पे, पूरी सेल की सिर्फ ये वैल्यू होनी चाहिए। पर हमारा पर्पस क्या था कि जो भी बीच बीच में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वैल्यूज हैं, उन सबको हमें चेंज कराना है। सो यहाँ पे आपका इफ एल्स इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो बीच में आ रहे हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो दे आर ऑलरेडी इन फुल फॉर्म, बट दे आर ऑल्सो सिमिलर इन शॉर्ट फॉर्म। तो इसलिए फाइंड रिप्लेस ज्यादा इफेक्टिव होता है इन केसेस में। ठीक है। सो क्लियर है ये वाला टूल कैसे यूज हो रहा है? ओके। सो ऐसा ही कुछ आपको करना है सब कैटेगरी कॉलम में। सो एक बार सब कैटेगरी कॉलम को रीड करके देखो उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी है या नहीं, एंड रिप्लेस द वैल्यूज अकॉर्डिंगली।
सर रिप्लेस के नीचे जो चेक बॉक्स है, रिप्लेस मल्टीपल फाउंड आइटम्स, हाँ जी। इसका क्या पॉइंट है? क्योंकि मैं बंद कर लो जब भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो BLDG 3 बार ही लिखा होता, तो हर बारी BLDG को रिप्लेस करेगा अगर ये एनेबल्ड है तो। अगर डिसेबल्ड है तो BLDG सिर्फ एक बार ही रिप्लेस होगा। ओके। वो अगर हाँ केस सेंसिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है केस इनसेंसिटिव वाला, वो एनेबल करा। तो अगर आप इसे डिसेबल रखते हो और फिर यू डिफाइन खुद से, तो वो नहीं करेगा। डन। सो इसमें क्या क्या दिक्कत थी एक बार देख लेते हैं। एक तो बेवरेजेस वाला जो है वैल्यू वो गलत आ रही है। दूसरी वैल्यू इज बेवरेजेस, सीरियल की वैल्यू भी गलत है। सो कुछ जगह पे सीरियल्स है, कुछ जगह पे सीरियल है, तो इसलिए हम दोनों को ही रिप्लेस करवा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये वर्कफ्लो मैंने शेयर कर दिया चैट पे। तो फॉर योर क्विक रेफरेंस, ताकि आपको ये टूल थोड़ा ढंग से समझ आए, यू विल फाइंड थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, तो सारे अलग अलग जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको समझा रहे हैं। यू कैन रिवाइज दिस एंड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद इट, ताकि आपको बैठ जाए दिमाग में कैसे यूज करना है। ठीक है, सो लेट्स। ये वाला टॉपिक हमने वैसे कर रखा है, बट इससे रिलेटेड एक चीज हम लोग आज और डिस्कस कर रहे हैं, सेल्फ टेंशन। ठीक है, सो पहले आपको क्या करना है, सुपर स्टोर वाली शीट में से ऑर्डर्स टेबल, पीपल टेबल और रिटर्न्स, तीनों को इंपोर्ट करना होगा ऑल्टेक्स में। एंड इनको ज्वाइन करना है अप्रोप्रिएटली। तो आपके पास एक रिजल्टेंट टेबल आनी चाहिए जिसमें ऑर्डर्स वाले टेबल के सारे कॉलम्स हो, रिटर्न का कॉलम हो, और जो मैनेजर या पीपल वाला कॉलम है वो एक ही टेबल में होना चाहिए। मेक श्योर कि आप जो डुप्लीकेट कॉलम्स हैं जैसे ऑर्डर आईडी और रीजन, वो हटा दो। एंड ऑल्सो फॉर्मेट द रिटर्न कॉलम, ताकि उसमें कोई नल वैल्यू है अगर, तो वहाँ पे नो आ जाए कि ऑर्डर या ट्रांजैक्शन वाज नॉट रिटर्न।
Again, let me know once it's done. सर ये जो सेकंड वाला ज्वाइन लगाया है रिटर्न्स का, हाँ जी। इसको आपने किससे ज्वाइन किया है? ऑर्डर आईडी। ठीक है, डन। ओके, हम एक नया कॉलम और ऐड कर देते हैं इस डेटा में। सो एक हमें कॉलम ऐड करना है फाइल नेम। फाइल नेम में हमें क्या चाहिए? रीजन और जो ऑर्डर डेट का ईयर वैल्यू है उसका कॉम्बिनेशन। सो ये वाला फॉर्मूला लिख लो। सर ये सेकंड ज्वाइन के बाद जो आपने यूनियन लगाया है, हाँ जी। इसका क्या पॉइंट एक बार आप समझाओगे? सो रिटर्न टेबल में कुछ कुछ ऑर्डर रिटर्न हुए हैं, सारे नहीं हुए हैं। तो अगर मैं ऑर्डर टेबल और रिटर्न टेबल को ज्वाइन करता हूँ तो इसमें कम रिकॉर्ड्स आएंगे, क्योंकि जो ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं सिर्फ वही आ रहे हैं। और राइट। ये अनजॉइन में वो वाले रिकॉर्ड्स आएंगे जो रिटर्न नहीं हुए। पर मुझे डेटा सारा चाहिए, जो ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं और नहीं हुए हैं। इसलिए आई हैव टू कंबाइन दिस टेबल विद दिस टेबल सो दैट मेरी सारे रिकॉर्ड्स आ जाए। तो you'll notice कि there are approximately 10,000 rows in orders table.
आफ्टर ज्वाइनिंग विद माई रिटर्न टेबल, इनर जॉइन पे मेरे पास सारे 800 रिकॉर्ड्स, यानी कि वो वाले ऑर्डर्स जो रिटर्न हुए हैं। पर मुझे वो वाले रिकॉर्ड्स भी चाहिए जो रिटर्न नहीं हुए, इसलिए मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है इनटू वन टेबल, सो दैट रिजल्ट में आई गेट 999 रोज, जो मेरे ओरिजिनल ऑर्डर टेबल थी वो। ये समर। सर जब आपने ये यूनिक टिल अप्लाई किया हाँ जी। तो बेसिकली ये कंप्लीट ऑर्डर टेबल ही बन गया ना, विद डुप्लीकेट्स? यस, लेफ्ट डुप्लीकेट्स नहीं है इसमें, लेफ्ट जॉइन बनाइए, क्योंकि इस वाले टेबल में जो हमारे पास डेटा आ रहा है, दिस इज ऑल दोज रिकॉर्ड्स विच आर रिटर्न, और जो लेफ्ट अनजॉइंड है वहाँ पे वो वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो रिटर्न नहीं हुए हैं। ओके। तो ये दोनों सेपरेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो फाइनल जब मैं यूनियन करता हूँ, देर आर नो डुप्लीकेट्स हैं, जो ठीक। ओरिजिनल ऑर्डर है वही सारे ऑर्डर्स हैं। ओके। सेकेंड कॉलम फाइल नेम बनाना है। ये वैसे दोनों सेम है, बट दिस इज अ बिट ऑफ अ बेटर वे ऑफ राइटिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डेट टाइम ईयर हमें एक नंबर रिटर्न कर रहा है, उस नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट अगर डेट टाइम फॉर्मेट डायरेक्टली यूज करेंगे तो स्ट्रिंग में ईयर वाले होंगे, तो हमें एक ही फंक्शन यूज करना पड़ेगा, बट दे आर गिविंग द सेम रिजल्ट। ठीक है, ये कॉलम बनने के बाद अब हमें क्या करना है कि पहले तो वी नीड टू क्रिएट CSV फाइल्स। उन CSV फाइल्स का नाम होना चाहिए जो भी फाइल नेम में अलग अलग वैल्यूज आ रही है वो। तो आई वांट वन फाइल जिसमें ईस्ट 2013 के सारे रिकॉर्ड्स हैं। देन एक फाइल होनी चाहिए वेस्ट 2013 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही जितने सारे जितने हमारे रीजन्स हैं, उसके हिसाब से आई शुड हैव मल्टीपल CSV फाइल्स। ट्राई टू मेक दिस, अलोंग विद दिस एक हमें वर्कबुक बनानी है एक्सेल, जिसमें मल्टीपल शीट्स में आई हैव ऑल दीज टेबल्स। तो मतलब एक शीट होनी चाहिए ईस्ट 2013, दूसरी ईस्ट 2014 एंड सो। ये इसको ट्राई करो बनाने का, आई थिंक हमने कर रखा है कवर। इन केस नहीं करे तो जस्ट लेट मी नो। एंड एक चीज और है, इसमें जो रिजल्टेंट वाली आउटपुट टेबल होगी, जो भी फाइल में डेटा राइट हो रहा है, उसमें फाइल नेम वाला कॉलम नहीं होना चाहिए। सर एक बार फॉर्मूला टूल दिखा दो, मेरा हुआ नहीं है।
सर ये अननोन वेरिएबल क्यों लिखा रहा है जब मैंने ये फाइल नेम से फाइल बनाई तो? एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। आपके इस टेबल में ये रीजन कॉलम नहीं है, यूनियन के बाद जो टेबल आ रही है। एंड ऑल्सो एल रिटर्न वाले कॉलम में यू नीड टू राइट एंड इफ आफ्टर रिटर्न, इनकरेक्ट सिंटैक्स है ये। हाँ, एक बार ये टेबल चेक कर लो कि रीजन कॉलम है या नहीं। यूनियन वाली टेबल, यूनियन का जो आउटपुट है उसमें। जॉइन टूल में देखो एक बार क्या इशू है। आप कौन से टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो? सर ये ऑर्डर्स है और ये पीपल्स और इन रिटर्न है। हाँ, पर दूसरे वाले ज्वाइन टूल में कौन से टेबल्स ज्वाइन कर रहे हो? ये रिटर्न वाला है सर। ओके, सो आपका जो पहला ज्वाइन टूल है, जिसका आपने आउटपुट दूसरे ज्वाइन टूल पे लगा रखा है, हम्म। वाली टेबल में कौन सा कॉलम इज कॉमन विद द रिटर्न टेबल? इस जो फर्स्ट ज्वाइन है उसमें तो रीजन है। हाँ, एंड इन सेकंड, ओके ये गलत हो गया है। बट सर इसमें रिटर्न शो ही नहीं कर रहा। एक बार क्रॉस चेक करो कि कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल हैं। एक तो पहले वाले ज्वाइन टूल के आउटपुट में कौन से कॉलम्स हैं, एंड रिटर्न टेबल में कौन से कॉलम्स हैं। उसमें देखो कौन सा कॉमन आ रहा है दोनों में। ओके ओके ठीक है सर। सिर्फ एक बार रिपीट कर दो कि क्या करना है आउटपुट टूल में। एक आपको एक्सेल बनानी है जिसमें मल्टीपल शीट्स होंगी। हर शीट में जैसे जो भी नया कॉलम बनाया है, ईस्ट 2013 फलाना बनाना, उसके अकॉर्डिंग डेटा होना चाहिए। सो आई शुड देयर शुड बी वन शीट फॉर ईस्ट 2013, वन सेपरेट शीट फॉर ईस्ट 2014, एंड सो ऑन विद इन द सेम एक्सेल वर्कबुक। और एक आपको CSV फाइल्स बनानी है, मल्टीपल CSV फाइल्स, अगेन बेस्ड ऑन द वैल्यूज इन फाइल नेम कॉलम। तो ईस्ट 2013 का एक CSV फाइल होना चाहिए, ईस्ट 2014 का एक CSV फाइल, एंड सो ऑन। एंड मेक श्योर कि आपका CSV फाइल और एक्सेल फाइल में फाइल नेम कॉलम नहीं होना चाहिए, बाकी सारा डेटा शुड बी था। सर दूसरे वाले ज्वाइन टेबल में ना, हाँ जी। एंड जो हमारा फर्स्ट ज्वाइन था, हाँ जी। उनमें ऑर्डर आईडी कॉमन है। यस, तो ऑर्डर आईडी के बेस पे ज्वाइन लगाओ सेकेंड वाले ज्वाइन टूल में। यस लगाया, बट उसमें उसका जो आउटपुट है जब मैं जे पे क्लिक करके रन करता हूँ ना, हाँ जी।
तो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आता, लिखा आ रहा है ज्वाइन 32 आउट ज्वाइन एंड नथिंग एल्स रिजल्ट विंडो पे। स्क्रीन शेयर करो एक बारी। एक सेकंड। ये चेंज हो जा रहा है बार बार। चैट पे भेज देता हूँ मैं, एक सेकंड। अच्छा। ओके। अब सी, तो हमने यूनियन टूल इससे लगाए हुए हैं बिकॉज देर आर सम ऑर्डर्स विच वर रिटर्न एंड देर आर सम ऑर्डर्स विच वर नॉट रिटर्न। बट जो मेरी रिजल्टेंट टेबल है, जो मुझे आउटपुट करनी है, आई वॉन्ट ऑर्डर्स विच वर रिटर्न एंड ऑर्डर्स विच वर नॉट रिटर्न इन वन टेबल। तो इसलिए हमने इनको यूनियन करा है। ओके। ठीक है। अगर आप यूनियन टूल में दो टेबल्स कनेक्ट नहीं करोगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग यूनियन टूल, ओके। बिकॉज वी आर कंबाइनिंग टू टेबल्स वर्टिकली, राइट। ओके। जो ये फाइल नेम वाला कॉलम बनाया है उसके लिए। एंड व्हेन यू आर राइटिंग फॉर्मूलाज, ट्राई टू यूज इंटेलिजेंस। तो जैसे मुझे ऑर्डर डेट डालना है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट आउट मैनुअली, यू कैन यूज द इंटेलिजेंस, ताकि ओके। कोई सिंटैक्स एरर्स ना आए। तो जैसे अभी आपने मैनुअली लिखा था, तो इशू क्या हुआ, यू हैड रिटन दिस, यस। राइट। अब इसमें आपने लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाला, इसलिए एरर आ रहा था। सो व्हाट यू कैन डू इज, ऑर्डर डेट लिखना शुरू करा, इसमें इंटेलिजेंस में आ रहा है ऑर्डर डेट, ये चूज कर लिया। ओके। ठीक है। ओके। थैंक यू। वेल, गाइस ये दोनों आउटपुट बना लो, लेट मी नो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
डन। इन केस एनीवन इज स्टक, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो हमें एक एक्सेल में वर्कबुक बनानी है, जिसमें हर शीट में मेरे पास अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। ओ सॉरी, फ्रॉम फाइल नेम कॉलम। तो मैंने एक पहले नॉर्मल शीट का नाम दे दिया खुद से मैन्युअली। सो लेट्स से नेम इट सुपर स्टोर डेटा। ये मुझे एक्सेल फॉर्मेट में बनानी है, सो एक्सेल एसेट्स। और मुझको नई शीट बनानी है, ये वर्कबुक अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। और मुझको क्या करना है, जो मेरा फाइल नेम वाला कॉलम है, इस कॉलम के हिसाब से अलग अलग शीट्स में मेरे को डेटा डालना है। राइट। सो आई टेक फाइल और टेबल नेम, और इसमें ओके सॉरी माय बैड, एक्सेल खोला पहले, सुपर स्टोर डेटा सेव। यहाँ पे डमी नेम रहने देंगे अभी, प्लेस होल्डर नेम है ये। एंड मुझको ये वाला जो पार्ट है, शीट 1, इसको रिप्लेस करना है विद डिफरेंट वैल्यूज इन फाइल नेम कॉलम। तो जैसे यहाँ पे आ रहे हैं वेस्ट 2013, तो वेस्ट 2013 के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, दे विल बी इन अ शीट जिसका नाम है वेस्ट 2013। लाइकवाइज सेंट्रल 2013 के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो सेंट्रल 2013 वाली शीट में होंगे एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा फाइल, सॉरी टेक फाइल टेबल नेम फ्रॉम फील्ड। और मुझे सिर्फ टेबल नेम चेंज करना है शीट 1। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज फाइल और टेबल। और ये वैल्यू मुझे लेनी है कहाँ से, फाइल नेम से। सो हम जाते हैं फाइल नेम कॉलम। एंड मुझको ये वाला कॉलम मेरी आउटपुट फाइल में नहीं चाहिए, ये बस मुझे फाइल मतलब अलग अलग शीट्स बनाने के लिए चाहिए था। तो मैं ये जो ऑप्शन आ रहा है की फील्ड एंड आउटपुट, इसको डिसेबल कर दूंगा। सिमिलरली मुझको अब CSV फाइल्स बनानी है। सो सेम चीज मैंने करी, आई ब्रिंग इन एन आउटपुट डेटा टूल। यहाँ पे मैंने CSV चूज करा, इसको एक डमी नाम दे दिया मैंने। एंड बाकी मैंने सारा कुछ चेंज कर दिया कि मुझे UTF-8 में निकालना है, और कॉमा सेपरेटेड ही रहेगा ये। एंड अगेन आई क्लिक ऑन एनेबल फाइल टेबल नेम फ्रॉम फील्ड। इसमें दोबारा से मैं ऑप्शन चूज करूंगा चेंज फाइल और टेबल नेम। दोबारा मेरा कॉलम रहेगा फाइल नेम, और जो की फील्ड एंड आउटपुट वाला ऑप्शन है उसको मैं डिसेबल कर दूंगा। इसको रन करते हैं। सो अब इफ आई लुक एट द आउटपुट, एक मेरी एक्सेल वर्कबुक बनी है जिसमें बहुत सारी शीट्स हैं, जिसमें अलग अलग रीजन और उनके ईयर का डेटा है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2016 का सेंट्रल रीजन का डेटा आ रहा है सिर्फ। इफ आई गो ऑन अनदर शीट, तो यहाँ पे आई हैव 2013 साउथ रीजन का डेटा। और किसी अ, और किसी रीजन का डेटा नहीं इसमें। लाइकवाइज इसमें और किसी साल का डेटा नहीं, 2013 यहाँ। ठीक है। एक तो हमने ये करा, वर्कबुक बनाई। नेक्स्ट मैंने बनाई है मल्टीपल CSV फाइल्स। तो ये सारी मेरी मल्टीपल आ गई CSV फाइल्स, जिसमें सेम ही लॉजिक है कि सेंट्रल 2013 का डेटा एक फाइल में, सेंट्रल 2014 का डेटा एक फाइल में, सो। ठीक है। सो ये हमने करा कि सेम टेबल को वी हैव आउटपुट इनटू मल्टीपल फाइल्स, सो एक्सपोर्टिंग टू मल्टीपल सोर्सेज हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे कि हमें मल्टीपल सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट करना है इनटू वन टेबल। तो आप नोटिस करोगे इस टेबल का स्कीमा सेम है, राइट। अगर हम इसको एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं तो लॉजिकली स्टैक हो जाएगा, क्योंकि हेडर्स सारे सेम है हमारे। सो एक नया वर्कफ्लो खोलते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, आप लोग एक शॉर्टकट देख सकते हैं यहाँ पे। सो जैसे मुझे अब CSV फाइल लानी है, मैं क्या करता हूँ कि जिस आउटपुट डेटा टूल में हमने CSV फाइल बनाई है,
उस पर क्लिक करा और रिजल्ट विंडो में मैसेजेस वाले टैब पे जाएंगे। सो आपको ये 3 लाइन दिखेंगी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रिजल्ट विंडो पे। इसमें से किसी भी एक फाइल के ऊपर राइट क्लिक कर दो और यहाँ पे लिखो ओपन फोल्डर। तो जहाँ पे ये फाइल्स बनी है उसका फोल्डर खुल जाएगा और इनमें से कोई भी एक फाइल आप अपने नए वाले वर्कफ्लो में ले। सो सिंपली ड्रैग करना है एनी वन फाइल। अब क्योंकि ये CSV फाइल है तो आई नीड टू चेंज सम ऑप्शंस। जैसे यहाँ पे आ रहे हैं लैटिन वन, इसको हम लोग UTF-8 में कन्वर्ट कर देंगे। इसको रन करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि मेरी ईस्ट 2013 का जो डेटा है वो आ गया। अब लेट्स से मुझको सारे रीजन्स का ईस्ट 2013 का डेटा देखना है और इस फोल्डर में वो सारी फाइल्स अवेलेबल भी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ईस्ट हटा देता हूँ और स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप नोटिस करोगे ईस्ट 2013 के केस में 517 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। जैसे ही मैंने फाइल नेम में स्टार लगा दिया इंस्टेड ऑफ ईस्ट, इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे 2013 की जितनी भी फाइल्स हैं जिसके भी नाम में एंड में 2013 आ रहा है वो वाली सारी फाइल्स इंपोर्ट होगी। यही आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2013 में अंडरस्कोर और 20 कॉमन है तो हम ये भी हटा सकते हैं, तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये आपका बेसिकली एक प्लेस होल्डर है या वेरिएबल नेम है कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है पर एंड में 2013 होना चाहिए। लाइकवाइज इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर रीजन का ही डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंट्रल फॉर एग्जाम्पल स्टार, इसको करा रन। तो मेरी चार जो भी चारों सेंट्रल की फाइल्स हैं वो एक साथ यूनियन होके इम्पोर्ट हो रही है। तो क्योंकि अगेन इनपुट डेटा टूल में देर इज ओनली वन आउटपुट एंकर, इसलिए इट कैन ओनली आउटपुट वन टेबल, राइट। तो ये इंस्टेड ऑफ कि हम चार टेबल्स को अलग अलग इनपुट डेटा टूल से पहले इंपोर्ट करें और फिर उन पे यूनियन टूल लगाए, हम डायरेक्टली ये काम इनपुट डेटा टूल में कर सकते हैं। वरना मुझे ऐसे करना पड़ता कि हाँ, मुझे ये वाली सारी फाइल्स चाहिए, इनको मैं पहले ऑल्टेक्स में लाया और फिर इन पे यूनियन टूल लगाया। एक 32। सो या तो अब मैं ये करूंगा या मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर स्टार छोड़ देता तो सारी टेबल्स आ जाएंगी, जितनी भी सारी .csv फाइल्स है वो सारी एक साथ आ जाएंगी इसमें। तो एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। जहाँ पे मैंने star.csv लिखा है, ट्रिपल लाइन 4 रोज आ रही है क्योंकि सारे के सारे कंबाइन हो गए। और एक हमने ये करा है कि इंडिविजुअली फाइल्स पे इंपोर्ट करा और फिर उन पे यूनियन टू लगाया, ये भी सेम ही रिजल्ट दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर फाइल कि मुझे सिर्फ अब लेट्स से साउथ की ही चाहिए, तो मैंने साउथ लिख दिया, run। यहाँ पे अब साउथ की चारों फाइल्स आ गई। ठीक है, ये हमने करा है कि जब आपके पास मल्टीपल CSV फाइल्स हैं उनके नाम को कैसे मैनिपुलेट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सेल वर्कबुक पे। एक्सेल वर्कबुक में एक ही फाइल है तो फाइल नेम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फाइल नेम सेम ही रहता है। पर विद इन दैट एक्सेल वर्कबुक देर आर मल्टीपल शीट्स। ठीक है, सो पहले हम वापस से अपने पिछले वाले वर्कफ्लो में जाकर जो हमने वर्कबुक बनाई है उसको इंपोर्ट करते हैं इनटू आवर न्यू वर्कफ्लो।
कोई भी शीट चूज कर लो, डजेंट मैटर अभी। इसको रन करेंगे। इसमें एक चीज और करेंगे कि इनपुट डेटा टूल में आपके कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा एक आउटपुट फाइल नेम एज फील्ड। यहाँ पे हम लोग फुल पाथ चूज कर लेते हैं और अब इसको रन करते हैं। ठीक है, सो ऑल्ट्रिक्स ने कैसे एक्सेल वर्कबुक रीड करी है, उसका पाथ, 3 पाइप, फिर बैकटिक, शीट नेम, डॉलर और बैकटिक। ये ऑल्ट्रिक्स का सिंटैक्स है टू रीड अ वर्कशीट विद इन अ वर्कबुक इन एक्सेल। अब हमें हमें क्या करना है कि इसमें जितनी भी सारी शीट्स हैं वो सारी की सारी एक साथ यूनियन होके इम्पोर्ट हो जाए, और हमें स्पेसिफाई ना करना पड़े। सो वापस से इसमें जाते हैं इनपुट डेटा टूल के कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेबल और क्वेरी का। उसके बिल्कुल एंड में जो बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वापस से पॉपअप हो जाएगा जहाँ पे आप शीट चूज करते हो। एंड दिस टाइम वी विल चूज इम्पोर्ट ओनली द लिस्ट ऑफ शीट। ठीक है, इस पे ओके करके और मेक श्योर आपने फुल पाथ भी एनेबल कर रखा है कि फुल पाथ आ जाए। इसको रन करते हैं। तो अब मेरी वर्कबुक में जितनी भी सारी वर्कशीट्स हैं उन सबके नाम आ गए, डेटा नहीं आया अभी। साथ में उनका पाथ आ गया। तो आप इस पाथ में नोटिस करोगे कि थोड़ा बहुत सिमिलर सिंटैक्स ही है जो ऑल्टेक्स का डिफाइंड सिंटैक्स है वो। तो हमें क्या करना है, अगर मुझको ये सारी शीट्स का डेटा चाहिए, मुझे ऑल्ट्रिक्स के इनपुट टूल में ये चीज डिफाइन करनी होगी, और अभी ऑल्ट्रिक्स ने ये चीज इंपोर्ट कर दी। अगर मैं इस वैल्यू को मॉडिफाई कर दूं ताकि ये कुछ ऐसी दिखे फॉर ऑल माई डिफरेंट शीट नेम्स, तो आई कैन इंपोर्ट डेटा फ्रॉम ऑल दीज शीट्स एज वेल। ठीक है, सो हम एक फॉर्मूला टूल लाते हैं। फॉर्मूला टूल में हमारा जो फाइल नेम वाला कॉलम है हम वो चूज कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है अगेन, जो ये फाइल नेम है इसमें जो ये लिस्ट ऑफ शीट नेम वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है एंड में, इसको हमें रिप्लेस करना है विद बैकटिक। शीट नेम में जो वाली है वो डॉलर और बैकटिक। तो हम फॉर्मूला टूल लाए। अब मुझे क्या अगेन रिप्लेस करना है ये वाला पार्ट है। मैंने लिखा रिप्लेस फाइल नेम कॉलम में जो मेरा ये वाला पार्ट है, कहाँ गया, लिस्ट ऑफ शीट नेम्स। इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, अगर सिंपली यहाँ पे क्लिक करा सेल पे, कॉपी, कंट्रोल C, पेस्ट। और हमें सिर्फ ये वाला जो पार्ट है सिर्फ यही रिप्लेस करना है, तो बाकी सब हटा देंगे। इसको रिप्लेस किससे करना है हमें, एक बैकटिक। बैकटिक आपको 1 के साइड में दिखेगा, प्लस जो मेरी शीट नेम में वैल्यू है उससे, प्लस एक डॉलर का सिंबल और एक बैकटिक। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखोगे, इसको रन करो, और एक बार ये अपना आउटपुट देखो जो टेबल 1 के आ रही है उसका क्या आउटपुट आ रहा है।
तो ये ऐसा ही फॉर्मेट है जैसे हम ऑल टेक्स्ट इसमें इंपोर्ट करते हैं, राइट? सेम फॉर्मेट है। अभी भी हमारा डेटा नहीं आया है, बस उनका पाथ आ गया कि कहाँ पे वो डेटा सिचुएटेड है। हमें अब ऑल टेक्स्ट को ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो ये वाला पाथ है इससे वो डेटा फेच करके लाए, उससे यूनियन कर दें। सो हम क्या करते हैं इस फोकस के लिए, एक टूल है डायनामिक इनपुट टूल। यू कैन सर्च फॉर इट। एक सेकंड। ठीक है, डायनामिक इनपुट है, यू कैन सर्च फॉर इट, या डेवलपर कैटेगरी में मिल जाएगा। इसको फॉर्मूला टूल से कनेक्ट कर देंगे और इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाके एडिट पे पहले क्लिक करना है हमें। एडिट पे हम बताएंगे कि ये जो टूल है ये किस तरीके का डेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और क्या कैसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो वो चीज़ भी स्पेसिफाई होगा जरूर। तो मैं इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और ड्रॉप डाउन में हम लोग चूज करेंगे हमारी जो ये वाली फाइल है जो हमने बनाई है। ठीक है, सो मेरी फाइल कहाँ गई? इसमें कोई भी शीट अभी सिलेक्टेड है नहीं, एनी रैंडम शीट। तो मेरी जो इनपुट डेटा टूल की कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी है, कुछ चेंज नहीं होगा। बस एक चीज़ है, जो मेरा ये शीट नेम है मुझे वो चेंज कराना है, राइट? बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। एक्सेल फाइल आ रही है, मुझे फाइल नेम नहीं चाहिए, राइट? और मुझे हमेशा वन से शुरू करना है क्योंकि वन से ही मेरा डेटा शुरू है। इसको मैंने करा ओके। तो ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन दी है एडिट वाले टैब में, ये आपकी एक प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरेशन है कि मुझको जब भी कोई भी इसमें एड्रेस आएगा, जो मेरा फाइल पाथ है, कोई भी फाइल पाथ आएगा वो हमेशा एक्सेल फॉर्मेट में ही होगा। मुझे उसका फाइल नेम से कोई मतलब नहीं है, और हमेशा मुझे उसे फर्स्ट रो से इंपोर्ट करना है, फर्स्ट लाइन से। इसको मैंने ओके करा। एंड हमारे केस में हमने क्या कर रखा है, फॉर्मूला टूल जो है यहाँ पे हमने फाइल नेम पूरा पाथ ही दे रखा है, राइट? सो हम क्या करते हैं, रीड और लिस्ट ऑफ डेटा सोर्सेज वाले ऑप्शन में फील्ड में चूज करेंगे फाइल नेम। और हमें क्या करना है कि क्योंकि ये पूरा पाथ है, फुल फाइल पाथ है, तो आपके डायनामिक इनपुट टूल में एक ऑप्शन आ रहा है, चेंज इंटायर फाइल पाथ। बिकॉज हमारे पास यही है इंटायर फाइल पाथ, डी से लेके कौन सी शीट है वो वहां तक। ये स्पेसिफाई करने के बाद इसको रन कर। ये आइडियली आपके सिस्टम पे ग्लिच नहीं दिखाएगा, इस पे कुछ एरर आता है। बट इसका आप रिजल्ट देखोगे रन करने के बाद, तो ये दिखा रहा है आपको सारे जो भी शीट्स थी एक वर्कबुक में, वो एक साथ इंपोर्ट हो गए इनटू वन टेबल। ठीक है, ये करो। कोई डाउट आता है तो लेट मी। हो गया आपका रिजल्ट? हाँ।
इससे रन कर दूं तो आप नोटिस करोगे वैसे सेम आ गया मतलब आठ होटल बाकी उसके पर आपके सारी पैसे इसका भी सिर्फ पाँच छः टाइम वैसे ये सारे बस ये रजिस्टर उससे ये हम सब सीख फाइलिंग के बाद ठीक है डन वो इसमें ग्लिच कर रहा है आई थिंक नए वर्जन में कुछ ग्लिच करता होगा पर वैसे चल यही तरीका होता है चलने का ठीक है इसको जो आप जैसे मैक्रो वगैरह में डालोगे ना तो ये और बेटर काम करेगा मतलब तब कोई एरर नहीं आएगा और इवन जो आपका फाइनल वर्क फ्लो होगा जो आप यूज करोगे उसमें कभी एरर नहीं देगी कभी कभी ऐसे डेवलपमेंट के टाइम पे एरर देगा ठीक है यहाँ तक क्लियर है सबको कैसे इंपोर्ट करें ओके हम आते हैं नई चीज पे थोड़ी तो अभी तक हम डेटा इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम अ फाइल चाहे वो CSV फाइल हो या एक्सेल फाइल हो ये हमने वैसे करा है क्या क्लास में अभी तक ओके मैं चैट पे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी कर लो इनटू अ टेक्स्ट इनपुट टूल ठीक है सो अब हमारा यूज केस ये है कि दो चीजें हैं बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पहली चीज ये है कि मुझे एक वेबसाइट दे रखी है मतलब एक सर्वर है वहाँ पे मेरी फाइल लोकेटेड है मुझे अपनी फाइल वहाँ से इंपोर्ट करनी है इनटू ऑल्ट्रेक्स तो डायरेक्टली मैं वहाँ से फाइल इंपोर्ट करके उसे यूज कर रहा हूँ इन ऑल्ट्रेक्स या दूसरी चीज जो मुझे करनी है कि मैंने फाइल जो भी सर्वर पे लोकेटेड है वहाँ से डाउनलोड करके उसे अपने सिस्टम पे सेव कर दिया तो पहला पार्ट है कि हमने फाइल का डेटा डाउनलोड करा है उसे कहीं सेव नहीं करा लोकली ये बस ऑल्ट्रिक्स में अवेलेबल रहेगा और इसका दूसरा पार्ट है कि मैंने फाइल को डाउनलोड करके एक अपने सिस्टम पे फाइल में सेव कर दिया ठीक है सो क्या करोगे पहले आप लोग अ, एक डाउनलोड टूल ले आओ डाउनलोड टूल आपको डेवलपर कैटेगरी में मिल जाएगा या यू कैन सर्च फॉर इट और डाउनलोड टूल में हमें क्या करना है आपका एक आ रहा होगा URL फील्ड तो वहाँ पे जो आपने अभी लिंक पेस्ट करा है टेक्स्ट इनपुट टूल में वो वाली फील्ड चूज करनी है। इसमें एक और ऑप्शन होगा एनकोड URL टेक्स्ट तो बेसिकली आप जब जैसे कोई भी वेबसाइट देखते हो एक बार ये ट्राई करें मैं फॉर एग्जांपल अगर कुछ सर्च करता हूँ तो इसमें देखोगे मैंने लिखा है ऑल्ट्रेक्स स्पेस सर्टिफिकेशन पर जो URL बना है ये पूरा जो लिंक बना है यहाँ पे आ रहा है ऑल्ट्रेक्स प्लस सर्टिफिकेशन उसके बाद कुछ कुछ और चीजें आती हैं राइट जो भी गूगल ने जैसे ही करता है तो स्पेस और ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके URL में काम नहीं करते तो जो भी सॉफ्टवेयर होता है जो URL पास करता है जैसे बेसिकली मैंने यहाँ पे अगर ये लिखा है ऑल्ट्रेक्स सर्टिफिकेशन तो इस जो ये इनपुट वाला बॉक्स है इसने इसको कन्वर्ट करें या एनकोड करें इनटू URL टेक्स्ट तो एनकोड करने के बाद जो मेरा स्पेस है वो अब प्लस में कन्वर्ट हो गया ऐसे ही अलग अलग सॉफ्टवेयर में आपका जो URL एनकोडिंग होती है ये क्या करता है ये आपके जो भी सर्च टर्म है उसको सेम रखता है ठीक है पर ये इसको कंप्यूटर रीडेबल बनाता है बेसिकली तो हम क्या करेंगे सेम चीज कि हमारा जो URL है इसको हम URL एनकोड कर देते हैं ताकि कोई भी ऐसा कैरेक्टर हो जो किसी ब्राउजर को समझ ना आए उसको ये एनकोड कर दें प्रॉपरली ट्रांसलेट कर दें और मुझे क्या चाहिए कि इसका जो फाइल जो भी डेटा ये फेच करके लाता है वो मुझे चाहिए एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ठीक है
इसको रन करोगे तो आपके पास 3 कॉलम्स आएंगे। पहला कॉलम है डेटा यूआरएल जो हमने पहले से स्पेसिफाई कर रखा है। दूसरा कॉलम है डाउनलोड डेटा। इसको जो भी डेटा मिला है इस फाइल पे, इसने वो सारा एक सेल में ले आया है। अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे, चैट पे दिया है मैंने, वहां से डाउन। सर एक्चुअली ये ऑप्शन नहीं आ रहे जो आपके स्क्रीन में है ना, क्या लाइक फिल डेटा यूआरएल एंड इनकोड यूआरएल टेक्स्ट, ये आप डाउनलोड डेटा टूल लाए हो? है लाया हूँ सर। एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। एक मिनट, शायद आ गया, आ गया सर। यही है ना ये? हाँ जी। ओके। ठीक है। इस पे जो डाउनलोड डेटा वाली सेल है उस पे डबल क्लिक करो। तो इस फाइल के अंदर जो भी सारा डेटा है वो आपको इस सेल के अंदर मिल जाएगा। पर इसके अंदर एक्चुअली ये जो फाइल है, ये एक CSV फाइल है। तो आइडियली हमारे पास एक टेबल आनी चाहिए, नॉट ऐसी कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हमें इस डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट करना है, जो हमने एक बेसिकली सोवर लोकेटेड फाइल पे फाइल से डेटा डाउन करा है उससे। उसके अलावा आपका जो डाउनलोड टूल है, एक और आपके पास कॉलम आ रहा है डाउनलोड हेडर्स। तो ये बेसिकली क्या बताता है कि आपने जो ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप बेसिकली एक लिंक से डेटा डाउनलोड कर रहे हो। तो वो लिंक काम कर रहा है नहीं कर रहा, सही चल रहा है कि नहीं, ये आपको डाउनलोड हेडर्स में पता चल जाएगा। तो कभी जैसे अभी सही चल रहा है सब कुछ, तो इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं 200 ओके। पर ऐसे हो सकता है कि ये फाइल डिलीट हो गई, तो एक एरर आता है 404 नॉट फाउंड। तो ये अगर डिलीट हो गई फाइल तो यहाँ पे 404 आ जाएगा, नॉट ओके। ऐसे ही और भी काफी सारे एरर्स होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। सो हमारा क्या काम है कि ये जो डाउनलोड डेटा वाला कॉलम है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ टेबल, क्योंकि हमारा सारा डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। हम लाते हैं एक टेक्स्ट टू कॉलम टूल, ये आपको पार्स कैटेगरी में मिल जाएगा, या यू कैन अगेन सर्च फॉर इट। और इसमें हम लोग चूज करेंगे अपना डाउनलोड डेटा वाला कॉलम, क्योंकि हमें उस कॉलम को स्प्लिट करना है इनटू मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। तो एक ऑप्शन है आपका कि स्प्लिट टू कॉलम, जो डिफॉल्ट अभी चेक हो रखा होगा। पर कॉलम में स्प्लिट करने से पहले इसमें जो अलग अलग मेरी रोज हैं, हम वो स्प्लिट कर रहे हैं। तो आप लोग चूज करो स्प्लिट टू रोज वाला ऑप्शन। एंड इधर पे जो डिलिमिटर है हमारा, दैट इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो बेसिकली अगेन जब आप एंटर दबाते हो इन योर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को क्या समझ आता है, एंटर का मतलब /n। या जैसे मैं अपने कीबोर्ड पे अगर P लिखता हूँ तो P टाइप होता है। सिमिलरली जब एंटर लिखते हैं तो एक्चुअली में कंप्यूटर को ये टाइप होता है। सो हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर स्पेसिफाई कर देंगे, क्योंकि मेरे जो भी सारे डेटा के रोज हैं यहाँ पर, दे आर सेपरेटेड। मतलब ये जो रोज का डिवीजन आता है कैसे आता है, न्यू लाइन के वजह से। ठीक है, इसको रन करो। सो आपका डेटा मल्टीपल रोज में स्प्लिट हो गया होगा, जितने भी रोज इस डेटा सेट में अवेलेबल है। सर ये डाउनलोड टूल में वो लिंक में था क्या सर, वो 3 कॉलम वो उतना ही आ रहा है? स्क्रीन शेयर करो एक बारी। सर ये 3 ही क्यों आ रहा है, ये मैं पूछ रहा था सर। 3 इसलिए आ रही है क्योंकि इसने जो डेटा डाउनलोड करा है वो एक ही सेल में करा है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि ये टेबल है। तो ये क्या करते हैं, इसको एक फाइल मिली, उस एक फाइल से इसने डेटा डाउनलोड करा है इनटू वन सेल। तो हमें अब इस सेल को ब्रेक डाउन करना है इनटू अ टेबल। जैसे सर आपको इसके एक लिए फाइल। मतलब
आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो जब, तो वो फाइल एक ही फाइल डाउनलोड होती है, राइट? यस सर। सिमिलरली ऑल्ट्रिक्स के लिए इसने फाइल डाउनलोड कर लिया है, उसके अंदर जो डेटा है वो डाउनलोड करा है, पर उसको एक साथ ही पैकेज कर दिया है, एज अ टेबल नहीं डाउनलोड करा। इसके लिए मतलब नेक्स्ट टूल यूज करना पड़ेगा और स्प्लिट करने के लिए। हाँ जी। Okay, यस, किसी लिंक से अगर आप कोई सोवर लोकेटेड फाइल है, आपको जैसे मान लो क्लाइंट ही कहता है कि मैं फाइल्स अपलोड करा करूंगा, तो मैं वहां से डाउनलोड करनी है डायरेक्टली। नहीं, सीक्वल से आप इनपुट डेटा टूल यूज कर सकते हो। राइट, सो टेक्स्ट इनपुट, सॉरी, टेक्स्ट टू कॉलम टूल हमने लगाया, इसने हमारा टेबल को रो में स्प्लिट कर दिया, मल्टीपल रोज में। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, इन रोज को कॉलम्स में स्प्लिट करना है। सो हमें कॉल टेक्स्ट टू कॉलम टूल लाते हैं। अगेन जो डाउनलोड डेटा वाला कॉलम है हमें वही स्प्लिट करना है, और ये हमें स्प्लिट करना है इनटू 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो डीलिमिटर में कॉमा रहने देंगे क्योंकि कॉमा सेपरेटेड है सारे कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम जो आउटपुट होंगे दे आर 4, एंड एक ऑप्शन बस चूज कर लेंगे, इग्नोर डीलिमिटर्स एंड कोट्स। तो बेसिकली मान लो जैसे कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल कहाँ क्या, कुछ कुछ डेटा सेट्स में मान लो ये लिखा हुआ है अगर कंट्री का नाम, जैसे ये कंट्री का नाम है अगर, तो क्या होता है कुछ कुछ डेटा सेट्स में दे राइट इट लाइक दिस। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कॉमा है जो हमने कह रखा है कि मेरी टेबल का डीलिमिटर है, ये आ रहा है मेरी वैल्यू के अंदर, वैल्यू का पार्ट है ये। तो हमें क्या करना है कि जब एक सीएसवी फाइल में ऐसी वैल्यूज दे रखे हैं जिसमें सेल वैल्यू में ही कॉमा है, हमें इसको इग्नोर करवाना होता है। तो सीएसवी फाइल्स का एक फीचर है कि जब भी डीलिमिटर आपकी सेल वैल्यू में होता है, ये इसको कोट्स में एनक्लोज कर देता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, इग्नोर डीलिमिटर इन कोट्स, ये एग्जैक्टली यही बता रहा है कि अगर इसको इन केस कोट्स के अंदर कोई कॉमा मिलता है, क्योंकि हमने डीलिमिटर कॉमा दे रखा है, तो इसको इग्नोर करना है, इसके बेसिस पे कॉलम स्प्लिट नहीं होना चाहिए। तो कॉलम स्प्लिट होगा ऐसे जैसे भी है, एक सेकेंड, से 1 2 3। ठीक है, तो ये इन कॉमर्स को कंसिडर करेगा क्योंकि ये कोट्स में नहीं आ रहे, इसको इग्नोर कर देगा। तो मेरे अल्टीमेटली 4 ही कॉलम्स में स्प्लिट होगा डेटा। राइट, सो मैंने टेक्स्ट टू कॉलम लगाया, डीलिमिटर कॉमा, 4 कॉलम्स मेरे आउटपुट में आएंगे, और इग्नोर डीलिमिटर इन कोट्स। इसको रन करते हैं। नेम ऑफ टूल ऑप्शन, टेक्स्ट टू कॉलम्स। हेलो सर। हाँ जी। सर अभी वाला ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, इग्नोर डिलिमिटर्स इन कोड्स, तो बेसिकली जब हम 4 कॉलम्स में उसका डिवीजन कर ही रहे हैं, तो हम्म। फिर ये कैसे मतलब होता है कि जैसे अगर हमारे पास एक लाइन है, जैसे डाउनलोड डेटा है, डाउनलोड डेटा में जैसे कंट्री है, कोड है, पॉपुलेशन है, जीडीपी पर कैपिटा है, राइट? तो हम्म। यहाँ पे सर 1 2 3 कॉमाज है, राइट? हाँ जी। तो 3 कॉमाज का मतलब है हमारे पास 4 कॉलम्स आएंगे, है ना? हाँ जी। लेकिन सर ऑब्वियसली ये कोमास तो एक ही सेल के अंदर है। हाँ जी। तो अभी जो इससे पहले वाला एग्जांपल आपने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोमा द, तो सर एक ही सेल के अंदर 2 फंक्शन मतलब वो हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एक हम ये मतलब ये नहीं आया सर समझ में मुझे थोड़ा। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप मान लो हमने डेटा डाउनलोड करा, हाँ। अभी वो ऐसे आ रहा है, फॉर 1 रो, एंड इट्स कमिंग आउट लाइक दिस।
ठीक है, ये अभी आ रहे हैं अलग अलग सेल्स में। जी। ठीक है, अब मुझे इनको स्प्लिट करना है इनटू कॉलम्स। ये मेरी एक रो का डेटा है, ये मेरी दूसरी रो का डेटा है, अलग अलग रोज में आ रहे हैं। बट नाउ इन कॉलम, इस कॉलम में जो मेरी रोज हैं, मुझे उन्हें स्प्लिट करना है इनटू मल्टीपल कॉलम्स बेस्ड ऑन अ कॉमा का डिलिमिटर। ठीक है, ओके। तो मुझे आइडियली क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू एक कॉलम में आएगी, ये पूरी वैल्यू मेरे एक कॉलम में आएगी, यस। ये एक कॉलम में आएगी, और ये एक सेपरेट कॉलम में आएगी। सेम विल फॉलो फॉर दिस अदर रो एज वेल। दिस विल कम इन वन कॉलम, ये एक कॉलम में, ये दूसरा, और ये एक अलग कॉलम। अब कंप्यूटर्स के साथ क्या दिक्कत होती है, वी नीड टू टेल देम एवरीथिंग एक्सप्लिसिटली। सो अगर मैं जैसे इग्नोर डीलिमिटर्स एंड कोड्स को एनेबल ना करूं, तो ऑल्ट्रिक्स क्या ट्राई करेगा, वो इसको स्प्लिट करेगा इनटू वन कॉलम। ओके। फिर वो क्या करेगा, इस चीज को स्प्लिट करेगा इनटू अ सेपरेट कॉलम। ओके। फिर वो करेगा स्प्लिट इसको अलग से इनटू अ सेपरेट कॉलम। गॉट इट। देन ये हमारा एक सेपरेट कॉलम बनेगा। तो सर ये जो द है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स के पहले एक इन्वर्टेड कोमा है, और द, दैट मीन्स तो हमें एक साथ लिखे हैं ये दोनों, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि दीज आर द, दिस इज द वन सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ जी। अगर ये गुड के बाद लिखा हो, गुड कोमा द विद इन्वर्टेड कोमा, तो क्या ये सेल ये कंसिडर होगा कि इन्वर्टेड कोमा द एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी जितने भी सेल में वैल्यूज हैं वो एक ही सेंटेंस का पार्ट है? अगर आप इग्नोर डीलिमिटर इन कोड को डिसेबल रखोगे, तो जिस जहाँ पे भी इसको कॉमा दिखता है, ये उसके हिसाब से सेंटेंस को स्प्रेड कर देगा। बट CSV फाइल्स में एक फीचर होता है कि अगर आपकी वैल्यू में ही कॉमा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज आपके कोट्स में इनक्लोज हो जाती है। सो हमें क्या बताना है कि अगर मेरी वैल्यू ऐसे भी लिखी है फॉर एग्जांपल, तो ये भी मेरे बाय डिफॉल्ट CSV फाइल में जब स्टोर होगी, इट विल बी स्टोर्ड इन कोट्स। ओके। तो आई वॉन्ट अगेन दिस शुड बी इन वन कॉलम, ये एक कॉलम में, ये एक कॉलम में, एंड सो ऑन। अगर मैं इस ऑप्शन को डिसेबल्ड रखता हूँ, तो क्या होगा कि ये एक कॉलम में आएगा, ये एक कॉलम में आएगा, दिस विल कम इन अ सेपरेट कॉलम, ओके। दिस विल कम इन अ सेपरेट कॉलम, ये एक अलग कॉलम में, और ये एक अलग कॉलम। सो टू स्पेसिफाई दिस थिंग कि ये जो कोड्स के अंदर अगर इसको डीलिमिटर मिलता है कहीं पे, राइट, उसके बेसिस पे स्प्लिट नहीं करना। दैट्स व्हाई वी आर इनेबलिंग दिस इग्नोर डीलिमिटर इन कोड्स वाला ऑप्शन। ओके। तो सर जैसे कि अगर ये मैं द हटा दूं यहाँ से, जो आप अभी आपने हाईलाइट किया हुआ, जिसको सिलेक्ट किया हुआ, ये वाला द अगर मैं हटा दूं, हम्म। प्लस ये गुड के साथ जो इन्वर्टेड कोमा है वो हटा दूं, यानी कि हम्म। अब मेरा सेंटेंस है 1213 इन्वर्टेड कोमा विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 89 कोमा 89.098 कोमा गुड कोमा द विद इन्वर्टेड कोमा। हम्म। इसको अब ये क्या कंसिडर करेगा? अब अब इस यस। क्योंकि हाँ, हमने ये तो हटा हटा दिया हटा है, यस यस। और तो आपने ये आपका इन्वर्ट और अपोस्ट्रोफी में या कोट्स में क्लोज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी डिलिमिटर नहीं आ रहा। बट इसमें आ रहा है डिलिमिटर इस वैल्यू में, तो ये आपका ऑटोमेटिकली CSV फाइल कोट्स में सेव करेगा। अब क्या होगा कि आपकी ये वाली वैल्यू विल बी स्प्लिट इनटू अ सेपरेट कॉलम, दिस वैल्यू विल बी स्प्लिट इनटू अ सेपरेट कॉलम, दिस विल बी स्प्लिट इनटू अ थर्ड कॉलम। अगर मैंने इग्नोर डीलिमिटर इन कोट्स को एनेबल नहीं करा हुआ है, तो it will try to split this into a separate column and this into a separate column। ओके। पर मुझको चाहिए कि ये मेरे एक ही सेल में आने चाहिए वैल्यू, इसलिए मैंने इग्नोर डिलिमिटर इन कोड्स को एनेबल कर दिया। ओके। गॉट इट सर। थैंक यू। सर could you repeat the first one, sir? Text to column, sir. यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू स्प्लिट आर डेटा जो अभी एक सेल में आ रहा है इनटू मल्टीपल रोज। सो वी विल चूज डाउनलोड डेटा कॉलम, जिसको हमें स्प्लिट करना है।
स्प्लिट टू रोज चूज करेंगे, बिकॉज हमें कॉलम्स में नहीं पहले से रोज में स्प्लिट करना है। एंड we'll specify the delimiter as new line character with a slash n, backslash n. सर यहाँ पे न्यू लाइन क्यों कर रहे हो सर? यहाँ पे डिलीमीटर का कोई यूज नहीं है क्या? न्यू लाइन इसलिए करें क्योंकि ये जो डेटा आ रहा है ये कैसे सेपरेटेड है, इसमें अलग अलग लाइंस बेस्ड ऑन अ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो आप बेसिकली जब ये वाला डेटा देखते हो, ऐसे टाइप का डेटा, इसमें जो ये सेपरेशन आ रही है ये किस बेसिस पे आ रही है, बेस्ड ऑन अ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये जो आपको दिखता है जैसे ये एक लाइन है, फिर एंटर दबा के दूसरी लाइन स्टार्ट करी, देन एंटर दबा के तीसरी लाइन स्टार्ट करी, एंड सो ऑन। सो ये जो कैरेक्टर है न्यू लाइन कैरेक्टर, ये डिफाइन करता है एंटर वाला सिंबल। एंड क्योंकि आई वांट टू स्प्लिट दीज लाइंस इनटू सेपरेट रोज, इसलिए आई एम स्पेसिफाइंग द न्यू लाइन कैरेक्टर ओवर हियर। सॉरी, जहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर आ रहे हैं, तो अगर जैसे मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, अब इसमें मैंने पहले लिखा THIS, फिर मैंने एक स्पेस दिया, IS स्पेस, THE स्पेस, ऐसे करते करते मैंने अल्फाबेट्स लिखे। अब मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर, पर कंप्यूटर ने क्या करा है उसको एक दूसरे सेंटेंस में शुरू करा है। तो हमें दिख रहा है ये एंटर, जैसे जब मैं P लिखता हूँ तो मुझे दिखता है P, पर कंप्यूटर के लिए बैकएंड में ही होता है एक नंबर। सिमिलरली जब हम एंटर दबाते हैं तो कंप्यूटर के लिए बैकएंड में होता है ये \n। तो मुझे क्या करना है, ये डेटा आया हुआ है मेरे पास, ठीक है, ये स्प्लिट हो रखा है कैसे, यहाँ पर एक एंटर है, फिर मेरी एक नई लाइन शुरू हुई, फिर इधर एक एंटर है, एक नई लाइन शुरू हुई, एंड सो ऑन। मुझे इन्हीं लाइंस को स्प्लिट करना है इनटू मल्टीपल रोज, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर दी। सिमिलरली दूसरे वाले में मैंने कॉमा दिया है, क्योंकि मेरा जहाँ पे कॉमा आ रहा है मुझे वहां से स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे कॉमा हमें दिख रहा है कंट्री, कॉमा कोड, कॉमा पॉपुलेशन। जब मैंने कॉमा स्पेसिफाई करा तो वो उस हिसाब से ही स्प्लिट कर। तो जहाँ पे कॉमा दिख रहा है उसको वहां पे ये स्प्लिट लगा रहा है। सिमिलरली इधर पे जहाँ इसको न्यू लाइन कैरेक्टर दिख रहा है, ये उधर लगा रहा है। ओके, अब ये जो डेटा हमने फाइनली स्प्लिट करा है, अभी ये यूजेबल नहीं है, पर काफी वी आर क्लोज टू यूजिंग इट। तो हमें इसमें से पहले तो जो इररेलेवेंट कॉलम्स हैं वो हटाने पड़ेंगे। सो यहाँ पे आ रहे डेटा URL, डाउनलोड डेटा, डाउनलोड हेडर्स, ये काम के नहीं है तो इनको हम हटा देते हैं यूजिंग अ सेलेक्ट टूल। ठीक है, इनको हटाने के बाद इसमें आप नोटिस करोगे कि ये जो फाइनल वाला कॉलम है ये अभी आ रहा है रेड कलर में, बाकी ग्रीन कलर में आ रहे होंगे। इस पे अगर हॉवर करते हैं तो ये दिखा रहा है कि 88% वैल्यूज आर नॉट ओके, मतलब कि कुछ वैल्यूज में स्टार्टिंग में या एंड में स्पेसेस हैं, तो हमें वो स्पेसेस हटाने हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में जब हम दोबारा इस फाइल को डाउनलोड करें, जब ये अपडेट होती है, तो किसी और कॉलम में भी स्पेसेस ऐड हो जाएं कहीं ना कहीं, राइट। तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जो स्टार्टिंग और एंड में आते हैं, हम उनको हटा देते हैं यूजिंग अ मल्टी फॉर्मूला टूल, मल्टी फील्ड फॉर्मूला सॉरी। सिंपली हम जो भी हमारे सारे कॉलम्स हैं उनको चूज कर लेंगे। मेक श्योर ये कॉपी आउटपुट फील्ड्स वाला जो ऑप्शन है डिसेबल हो जाए, एंड सिंपली ट्रिम ऑल वैल्यूज, तो ट्रिम करंट फील्ड, क्योंकि हमें सारे ही कॉलम्स पे सारे सेल्स पे ये फॉर्मूला लगाना है ट्रिम का।
ठीक है, जैसे आप इसको रन करोगे इसके आउटपुट पे आप नोटिस करोगे कि फोर्थ वाले कॉलम में जहाँ पे ये दिखा रहा है नॉट ओके, पहले दिखा रहा था, अब ये ओके दिखा रहा है। 88% वैल्यूज आर ओके, 12% वैल्यूज आर एम्प्टी, क्योंकि कुछ एम्प्टी सेल्स हैं हमारे पास। इसमें एक और चीज है कि हमारा जो हेडर्स है डेटा के, वो भी आ रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ डेटा ओनली। तो ये भी आ रहे हैं फर्स्ट रो पे। मुझे चाहिए कि फर्स्ट रो पे जो मेरी वैल्यूज हैं वो मेरे हेडर में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम लाते हैं डायनामिक रीनेम टूल। ये आपको अगेन डेवलपर कैटेगरी में मिल जाएगा, और यू कैन सर्च इट अप, डायनामिक रीनेम टूल। सो डायनामिक रीनेम टूल में अगेन इन टोटल तीन एंकर्स हैं। इसमें से दो एंकर ग्रीन है, एक आउटपुट वाला एंकर और एक हमारा एल एंकर, यानी कि लेफ्ट टेबल वाला एंकर। आर वाला जो एंकर है वो वाइट या ग्रेइश कलर में आ रहा है। तो ऑल्ट्रिक्स में किसी भी टूल में अगर आपको ये ग्रेइश वाइट कलर का एंकर दिखता है, दैट मीन्स ये वाला जो इनपुट है दिस इज ऑप्शन। अगर ये नहीं भी डालते हैं तब भी ये टूल चल जाएगा। और जो ग्रीन वाले हैं वो हमारे मैंडेटरी इनपुट्स हैं कि ये तो डालना ही डालना। तो इसमें डायनामिक रीनेम वाले टूल में आपकी जो एल एंकर पे टेबल होती है, दैट इज द टेबल जिसको आपको रीनेम करवाना है, जिसके हेडर्स आपको रीनेम करवाना है। आर टेबल होगी आपकी रेफरेंस टेबल, जिसमें आपके, अगर मान लो आपके एक टेबल है उसमें पुराने नाम है, और एक आपने दूसरी टेबल बनाई जिसमें नए नाम है, तो वो आपकी रेफरेंस टेबल हो जाएगी कि मेरे नए नाम इस टेबल से उठा। सो अभी के लिए हमारे जो कॉलम्स के नाम है दे आर लोकेटेड इन द सेम टेबल। हम लोग एक ही अपना एल एंकर पे कनेक्शन बनाएंगे। हमें सारे कॉलम्स को रीनेम करना है, इसलिए हमने ऑल चूज करा हुआ है। और इसमें ऑप्शन आ रहा है टेक फील्ड नेम्स फ्रॉम फर्स्ट रो ऑफ डेटा। हम सिंपली ये चूज कर लेंगे। इसको रन करते हैं। ठीक है, सो हमारे सारे कॉलम्स रीनेम हो गए एज पर देयर ओरिजिनल हेडर्स। नेक्स्ट बस हम लोग डेटा को फॉर्मेट कर रहे हैं, तो ये मैं चैट पे शेयर कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन यू कैन फाइंड ऑन द स्क्रीन। सर एक बार फिर से वो जो पहले आपने मल्टी रो फॉर्मूला यूज किया है ना, सिलेक्ट के बाद एक बार उस पर आएंगे सर, एक बार क्लिक करेंगे। ओके, सिर्फ हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन ही यूज कर रहा था, राइट? ट्रीम करंट फील्ड, राइट सर? यस। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अब जो डेटा हमने डाउनलोड करा है उसका हेडर चेंज करने के बाद सिंपली हम सारे कॉलम्स को फॉर्मेट कर रहे हैं प्रॉपरली, अप्रोप्रिएट वे में। तो मल्टी फील्ड फॉर्मूला का जो आउटपुट है अगर आप वो देखोगे, और इसका हम मेटा डेटा देखते हैं अभी, ये मुझे दिखा रहे हैं कि सारे कॉलम्स मेरे अभी स्ट्रिंग ही हैं। दे आर नॉट न्यूमेरिक, जैसे जीडीपी और पॉपुलेशन शुड बी न्यूमेरिक, पर ये भी स्ट्रिंग में ही आ रहा है। तो जस्ट एज अ फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ऑटो फील्ड टूल लगा देंगे, ताकि जो अप्रोप्रिएट डेटा टाइप है और साइज है वो खुद से असाइन हो। तो अब हर बारी, अब मान लो लेट्स से एक नई कंट्री आ जाती है इसमें, चाइना का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। लेट्स से ये वाली कंट्री आ गई, इसमें देर आर मोर देन 33 कैरेक्टर्स। अब जैसे ही ये डेटा इनपुट होता है टू माई ऑटो फील्ड टूल, मान लो कि देर आर 35 या 40 कैरेक्टर्स हैं उसमें, तो पूरे कंट्री कॉलम का साइज 40 हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन जो भी डेटा इसमें आ रहा है वो ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगी। तो डेटा का लॉस नहीं होगा, कोई ट्रंकेट नहीं हो रही वैल्यू, सारी वैल्यूज वैसी ही रह रही हैं जैसी होनी चाहिए, और अप्रोप्रिएट डेटा टाइप भी असाइन। सो नाउ वी कैन यूज दिस फॉर एनालिसिस।
कोई भी टाइप का एनालिसिस हमें करना हो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीक करते हैं कि डेटा डाउनलोड करके से सेव कैसे करना है इनटू अ फाइल। आज के लिए रैप अप कर लेते हैं। कोई डाउट है सो फार? ऑटो सीन। ये वैसे मैं शेयर भी कर रहा हूँ तो यू कैन गो थ्रू द वर्क फ्लो। हम लोग नेक्स्ट वीक ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी। जैसे अगर मैं एमडी फाइल बनाता हूँ तो वो किसी से शेयर कर रहा हूँ तो वो तभी उसको ओपन कर पाएगा जब उसके पास ऑल्ट्रिक्स डिजाइनर या फिर उसका सेटअप है, राइट? हाँ जी। लेकिन हम जेडपी फाइल जब शेयर करते हैं तो लाइक जैसे उसको क्या पैकेज बोलेंगे ना इसको, डॉट जेडपी को। यस। तो सर सिर्फ उस फाइल फॉर्मेट को उस एक्सटेंशन से शेयर करने पे वो पैकेज बन जाता है। तो ये दोनों तरीके के जो फाइल होते हैं या जेडपी और आपका एक एमडी, दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है मेनली? जैसे अभी आपने क्लास के बिगिनिंग में आपने जेडपी फाइल शेयर किया था हम लोगों से, हाँ जी। और एक एमडी फाइल होती है जो हम वर्क फ्लो से सेव करते हुए बनता है। तो दोनों फाइल में डिफरेंसेस क्या है? रिपोर्टिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एमडी या फिर हम लोग ये डॉट जेडपी? रिपोर्टिंग के लिए जो आप यूज करते हो दैट इज एन एमडी फाइल, ऑल्ट्रिक्स वर्कफ्लो फाइल। ओके। ऑल्ट्रिक्स जेडपी फाइल तब यूज करते हैं जब हमें वर्कफ्लो डेटा के साथ और मैक्रोस के साथ शेयर करना हो।